नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। केदारनाथ धाम के कपाट आज विधिवत श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इसी के साथ ही धाम में आस्था का सैलाब भी उमड़ पड़ा। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी सहित बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। कपाट खुलते ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए धाम पहुंचने लगे हैं। सीएम ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार सुगम व्यवस्थित दर्शन के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब तक 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है और सभी से अपील की है कि वे ग्रीन यात्रा के तहत देवभूमि को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने में अपना सहयोग भी दें। पहली बार तो ये इस बार जो है 2025 के बाद जो ये पहली व्यवस्था यात्रियों के हित में देखने को आई है कि यहाँ पर सर्वप्रथम तो है कि 35,000 यात्री पर डे यहाँ पर यात्री स्टे कर सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी की यात्रियों की व्यवस्था को देखते, दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए पहले गत वर्ष ऐसा था कि यात्री 6-6, 8-8 लाइन पे खड़ा रहता था, दर्शन नहीं हो पाते थे। इस बार जो मंदिर समिति के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, श्री केदार सभा के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई है कि यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं 6-7 फीट ऊंची रेलिंग है। जो उस रेलिंग के अंदर जाएगा, बाहर का कोई यात्री उस साइड में नहीं घुसेगा। दर्शन कर लिए आया तो लास्ट ईयर भी मैं आया था, वापस बाबा ने बुलाया तो वापस अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है एकदम। इन केदारनाथ की वादियों में बहुत प्यारा लग रहा है। सुबह से नज़ारे देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं हम लोग। भैया व्यवस्था एकदम प्रॉपर है भैया, होटल वगैरह की सुविधा है। अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो टेंट की प्रॉपर तरीके से सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आके बाबा के दरबार पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे दर्शन बहुत लोगों को नसीब नहीं होते, हमारे को ऐसे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। हम पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पुण्य करे होंगे कि जो हम आज यहाँ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और कपाट खुलने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बद्रीनाथ पहुंचे हैं और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों, अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। वहीं बद्री केदार पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश के सहयोग से बद्रीनाथ मंदिर को 25 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं यात्रा के पहले ही दिन हेली सेवा बाधित होने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हिमालयन हेली सर्विस लिमिटेड की उड़ानें निर्धारित समय से शुरू नहीं हो पाई क्योंकि केदारनाथ में लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल पाई है। इसके चलते 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं को वापस लौटना पड़ा, जबकि सैकड़ों यात्री घंटों इंतजार करते रहे। कंपनी ने यात्रियों को टिकट रिफंड का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। वीआईपी मूवमेंट को बाधा का कारण बताया जा रहा है, जिससे आम श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस ने इस बार व्यापक हाईटेक तैयारियां की हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पूरे यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटकर हर सेक्टर में मोटरसाइकिल, वायरलेस और साथ ही फर्स्ट एड किट से लैस पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनकी 24/7 कंट्रोल रूम से निगरानी भी होगी और यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, हेलीकॉप्टर बुकिंग, शिकायत निवारण के लिए विशेष स्टेक होल्डर डेस्क भी बनाए गए हैं और साथ ही पार्किंग और साथ ही होल्डिंग एरिया पर भी कड़ी नजर ये रहेगी और आपदा या फिर मार्ग बाधित होने की स्थिति में भी जिला चारधाम और राज्य कंट्रोल रूम मिलकर इस पर काम करेगा और यात्रियों को तुरंत एसएमएस अलर्ट भेजकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा, जिससे यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे। उसको पूरी यात्रा मार्गों को जो चारों धामों के लिए जो जाते हैं, वहाँ पर हमने प्रत्येक मार्गों को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में डिवाइड किया है। उसमें हमने अपने पुलिसकर्मी में मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट, फर्स्ट एड की किट और यात्रा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के साथ में वो रहेंगे और उनका जो कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क रहेगा। हम उनकी जो मूवमेंट है, उनका डिप्लॉयमेंट है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, उसको यहाँ से कंट्रोल रूम से इसको हम मॉनिटर करेंगे, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए या फिर यात्रियों को बीच रास्ते में कहीं पे भी कोई सहयोग की अगर ज़रूरत है तो वो रियल टाइम में कम से कम समय तक वहाँ पे वो रीच आउट कर सकें।
यहाँ पर सेवरल डेस्क हैं, जिससे स्टेक होल्डर डेस्क है। हमारा हेलीकॉप्टर संबंधी हमने भी एक डेस्क बनाया है, जिसमें काफ़ी शिकायतें आती हैं हेलीकॉप्टर संबंधी बुकिंग्स और इन सब चीज़ों के लिए। तो इसको और उनको प्रॉपर गाइड करने के लिए कि कहाँ से वो अपनी टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की जो हेल्प है वो हमारा हेल्पलाइन डेस्क उसको मदद करता है। यहाँ पर डेस्क जो है वो पार्किंग एरियाज़ और होल्टिंग एरियाज़ उसको भी हम यहाँ पे 24/7 मॉनिटर। हरिद्वार पुलिस द्वारा चारधाम यात्रा और अपराध नियंत्रण को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई जारी है। थाना श्यामपुर पुलिस ने बिलाटपुर चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान काली फिल्म और अवैध होटल लगी एक लाल रंग की स्विफ्ट कार को पकड़ा है और जांच में यह भी पाया गया कि वाहन में सवार 3 युवक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही काली फिल्म और जो हूटर था वो वाहन कब्जे में इसको ले लिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने साफ कर दिया कि चारधाम यात्रा के दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। खबर के साथ और फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार का विशेष सत्र 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र ये बुलाया जाएगा और नारी शक्ति बंधन बिल पर इस सत्र के दौरान चर्चा भी होगी। नोडल अधिकारी के चयन का शासनादेश जारी हो चुका। सभी विभागों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बिल के पास नहीं हो पाने को लेकर यह निंदा प्रस्ताव विशेष सत्र सामान्य सत्रों से अलग भी होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। विशेष सत्र ये बुलाया जाएगा और विशेष सत्र सामान्य सत्र से अलग होगा और उत्तराखंड में धामी सरकार का ये विशेष सत्र और खबरें निकलकर जो सामने आ रही हैं 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र ये होना है। बाकी सत्र के मुकाबले ये सत्र थोड़ा अलग होगा। नारी शक्ति बंधन पर चर्चा होनी है और नोडल अधिकारी के चयन का शासनादेश जारी कर दिया गया है। बाकायदा इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया। सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और वहीं देहरादून में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार जल्दी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस संशोधन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देते हुए 24 अप्रैल को देहरादून में महिला मोर्चा के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश रैली और 25 से 30 अप्रैल तक जिला और मंडल स्तर पर लगातार कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है वो तय कर ली है। पार्टी का दरअसल ये कहना है कि विपक्ष ने अधिनियम का विरोध कर महिलाओं के अधिकारों का अपमान किया है, जिसे जनता कभी भी स्वीकार नहीं करने वाली। कांग्रेस पार्टी एवं समूचे विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेकर के उसका विरोध किया गया, उसके खिलाफ वोटिंग की गई, उसको लेकर के पूरे देश में और पूरे प्रदेश भर में महिलाओं में भारी आक्रोश है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भी पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। 24 अप्रैल को जन आक्रोश रैली देहरादून में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के 19 संगठनात्मक जिले हैं, उन सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पत्रकार वार्ताएं आयोजित करेगी। इसके साथ ही 25, 26 और 27 को सभी जिला मुख्यालयों पर आक्रोश सम्मेलन और 28, 29, 30 तारीख को अप्रैल में सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 305 मंडल बनाए गए हैं उनमें सभी में आक्रोश सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। और राजधानी देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिवंगत उपनल कर्मचारी कविता गुसाई के परिजनों को 50 लाख की बीमा राशि का चेक ये दिया है। और यह सहायता उपनल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए समझौते के तहत दी गई है, जो ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करती है। मंत्री ने यह भी कहा कि अब तक 8 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और सरकार इसे बढ़ाकर 1 करोड़ करने पर भी विचार कर रही है, ताकि कर्मचारियों के परिवार को और अधिक सुरक्षा मिल सके। जो उपनल में कर्मचारी काम करते हैं, पूर्व में एक्सीडेंट होने की दशा में इनके पास कंपनसेशन ना के बराबर था। जब विभाग संभाला मात्र 25,000 रुपये उनको मिलते थे। मैंने विभाग की तरफ से इसको 1.5 लाख किया। और दूसरा हमने पीएम के माध्यम से MOU किया, इनका हमने इंश्योरेंस कराया। हमने कहा किसी की एक्सीडेंटल उसमें देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है,
लेकिन जब सरकार की आर्थिक मदद या सहायता हम उसको देखते हैं तो लगता है कि विभाग उनके साथ खड़ा है, सरकार उनके साथ खड़ी है। अभी तक हम 7 लोगों को बड़े दे चुके थे और आज 8वीं ये बच्ची जो एक एक्सीडेंट में जिसके प्राण चले गए थे, आज 50 लाख का चैलेंज परिजनों को हमने दिया है और हमारी कोशिश है कि इसको बैंक से बात करके हम इसको बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि किसी की जान की कीमत नहीं होती, तो लेकिन जब हम साथ में खड़े होते हो तो उनका हौसला बढ़ता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इसको बढ़ाकर हम एक करेंगे। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। बीजेपी जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार से महिला आरक्षण कानून को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने की मांग उठाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदिया ने कहा है कि 2023 में संसद से पारित यह कानून देश की आधी आबादी का राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और कांग्रेस ने यह मांग की है कि विशेष सत्र पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण, जनहित के एजेंडे पर ही केंद्रित हो और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर महिलाओं को मजबूत राजनीतिक भागीदारी दी जाए। इस सरकार को इनकी आंखें बंद हो गई हैं, इनकी बुद्धि में मतलब भ्रम पड़ गया है। क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? भाई ये विधानसभा से प्रस्ताव बनाना चाह रहे हैं तो इस आशय का प्रस्ताव बनाएं कि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। ये विधानसभा से प्रस्ताव बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रस्ताव बनाएं कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुई, ये विधानसभा इसकी घोर निंदा करती है। इस तरह की निंदा प्रस्ताव बनाए। ये विधानसभा का प्रस्ताव अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये बनाएं कि संपूर्ण उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को आरक्षण दिया जाए, ओबीसी में शामिल किया जाए। ये राज्य के हित का प्रस्ताव बनाए। इनको कांग्रेस का फोबिया हो गया है, इस प्रदेश में भी और दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को भी इनके कांग्रेस का फोबिया हो गया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दर्जनों बार कांग्रेस 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 का नाम दिया, तो कांग्रेस का फोबिया इन्हें हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और हरिद्वार में पंचायती राज एवं आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा मीटिंग की है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने सीवरेज कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों को जून तक हर हाल में पूरा करने, आश्रमों धर्मशालाओं में प्राथमिकता से पीएनजी गैस कनेक्शन देने और कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर फोकस किया है। साथ ही चारधाम यात्रा को देखते हुए सड़क और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार हिल बाईपास रोड के लिए बजट जारी हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया भी जारी है। इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। की जो बैठक है, एक तो जो शहर में सीवरेज का काम चल रहा है उसको तेजी से कैसे चलाया जाए, फिर उसको जहां जहां सीवरेज हो जाए वहां रिपेयर कैसे करी जाए। इसी प्रकार कुछ जगह पानी की लाइनें डालनी है, कुछ जगह नेशनल हाईवे के काम जो अंदर होने हैं वो बचे हुए हैं, खासतौर पर भूपतवाला में, उनके संबंध में बैठक हुई है। फिर कुछ विषय ऐसे थे जो अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड गैस, यानी शहर की उन सारी समस्याओं को लेकर आज एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इस सारे काम को अगले कुछ दिनों में धरातल पर करते हुए और खासतौर पर सीवरेज के जहां जहां हो रहा है वहां उसकी रिपेयर भी साथ साथ होती जाए, तो ये सारे विषय। एक तो हिल बाईपास का ट्रीटमेंट अब शुरू होने वाला है, उसका पैसा जारी कर दिया है, टेंडर प्रक्रिया में चला गया वो भी, और दूसरा हिल बाईपास की रिपेयर के लिए पैसा जारी कर दिया, वहां भी हम करेंगे। कुछ समय पहले अभी साइंटिस्टों की रिपोर्ट आई थी कि मंदिर इसी तरीके से रहेगा तो नीचे जाएगा, तो नहीं, वो हमने जो ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे दिया, जो उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो ट्रीटमेंट के लिए पैसा था हमने जारी कर दिया। सितारगंज स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्कृष्ट वार्षिक उत्सव एवं छात्र संघ समारोह 2025-26 का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ किया है। और ये कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी उत्सवमय बना दिया। इस अवसर पर मंत्री ने कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करते हुए छात्रों से स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की भी अपील की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य ने, जहां उन्होंने वार्षिक आख्या प्रस्तुत कर संस्थान की उपलब्धियों को साझा किया। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया और कार्यक्रम के दौरान पुस्तक विमोचन भी हुई। और मंत्री ने यह भी कहा कि 2013 में उनके परिवार द्वारा स्थापित इस महाविद्यालय से क्षेत्र के हजारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।
सितारगंज के बच्चों को फ़ायदा मिले। मुझे आज भी याद है जब 2013 में हम पहली बार डिग्री कॉलेज को खोलने की बात कर रहे थे तो अधिकारियों के माध्यम से कहा गया था कि ये चल नहीं पाएगा क्योंकि खटीमा हल्द्वानी, रुद्रपुर और खटीमा में डिग्री कॉलेजेस हैं तो ये नहीं चलेगा। लेकिन आज यहाँ पे 3000 बच्चों के आसपास शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बधाई दूंगा क्षेत्र के बच्चों को भी कि जो सुविधा हमने खड़ी करी थी उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं वो हमारी बहनें हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी दूर जाने के कारण, आज उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है। टेली का यहाँ पर मैंने एक निःशुल्क कोर्स चलवाया है CSR फंडिंग से, जिससे हमारे बच्चे टेली भी सीख पा रहे हैं और उनका रोज़गार उत्पन्न हो रहा है। तो मैं डिग्री कॉलेज आता हूँ, मैं यहाँ पे कोई ना कोई घोषणा जरूर करता हूँ। पिछली बार भी मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपये अपनी विधायक से दिए थे जो कंप्यूटर्स बच्चों को चाहिए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो मेरे माध्यम से प्राइवेट कराए गए। और इस बार भी मैंने 5 लाख रुपये की मंजूरी। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 6 निरीक्षक और 48 उपनिरीक्षकों के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं और ये लिस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं। SSP प्रमेंद्र डोभाल ने 54 निरीक्षकों के स्थानांतरण ये किए हैं, ये लिस्ट आपके सामने है। देहरादून पुलिस में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 6 निरीक्षक और 48 उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कई थानों और चौकियों के प्रभारी जो थे उनको भी बदल दिया गया। और देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कथित अभद्र व्यवहार का मामला, राजनीतिक तूल विवाद ये अब बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कहा कि यदि कांग्रेस नेता उत्तराखंड की मीडिया का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद अन्य नेताओं की चुप्पी भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। बीजेपी ने इसे पूरे मामले को जनता के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादा से जोड़ते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अगर सुप्रिया जी उत्तराखंड के मीडिया का सम्मान नहीं कर सकती थी तो उन्हें उत्तराखंड के मीडिया का अपमान करने का भी कोई हक नहीं है। अगर वो चाय समोसा बैठकर खा लेती उत्तराखंड के मीडिया के साथ तो हमें समझ में आता कि उन्हें उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का और उत्तराखंड के मुद्दों का ज्ञान है। कांग्रेस की यही दुविधा है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस के पास प्रदेशों को समझने वाले लोगों की कमी है। और उनके साथ में हमने देखा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बैठे हुए थे, बाकी नेता बैठे हुए थे और सबके मुंह में दही जमा हुआ था। आप अपनी आंखों के सामने उत्तराखंड के मीडिया का अपमान होते हुए देख रहे हैं और आपके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल रहा, तो कैसे उत्तराखंड की जनता इस कांग्रेस पे, प्रदेश पे भरोसा कर सकती है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।